सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for 8th class students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand the topic Indian Constitution, Key Features, Part 2. As you all know कि लास्ट वर्कशीट में भी हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर्स को जाना, जिसमें फेडरलिज्म के बारे में हमने समझा था। इस वर्कशीट में हम एक अनदर फंक्शन, अनदर फीचर दैट इज सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस, उसके बारे में कुछ सीखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स ऑल इट्स सिटीजन्स द राइट टू वोट, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ना, उसने अपने सभी नागरिकों को वोट देने का राइट दिया है। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेल्ट दैट द फ्रीडम स्ट्रगल हैज़ मेड द इंडियन पीपल एलिजिबल टू एक्सरसाइज एडल्ट सफरेज। ये एडल्ट सफरेज क्या होता है अभी हम समझते हैं। तो देखिए, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके मेंबर्स ने ये सोचा होगा कि फ्रीडम स्ट्रगल करते करते जो इंडियन पीपल हैं, अब वो एलिजिबल हो चुके हैं कि वो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल करें। एडल्ट सफरेज का मतलब कि वो अपने वोटिंग राइट को यूज़ करें। इसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, यानी सबको वोट देने का अधिकार मिला हुआ हो। दे बिलीव्ड दैट दिस वुड एनकरेज डेमोक्रेटिक थिंकिंग एंड मेथड्स and at the same time the fetters of inequality based on differences of caste, religion and gender etc. could also be broken. तो उन्होंने ये विश्वास किया, उन्होंने ये सोचा कि ऐसा करने से जो डेमोक्रेटिक थिंकिंग है लोगों की और ज़्यादा बढ़ेगी और ज़्यादा वो उस ढंग से काम करेंगे, और एट द सेम टाइम और उसी के साथ साथ ये जो कई चीज़ों पर बेस्ड इनइक्वालिटी है, जैसे कास्ट पर, रिलीजन पर, जेंडर पर बेस्ड जितने भी डिफरेंसेस हैं, जितने भी इनइक्वालिटी बेस्ड हैं, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। इन यूनिवर्सल सफरेज द पब्लिक हैज़ द राइट टू चूज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर हिमसेल्फ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो देखिए, ये यूनिवर्सल सफरेज क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पब्लिक होती है ना, उसको अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का पूरा राइट होता है, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन को किए हुए। एंड रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो भी पब्लिक के लिए, पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होते हैं। इन दिस वे द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नेंस बिकम्स द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ऑफ द पीपल। तो अब आप समझे कि कैसे कह सकते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस है वो किसके थ्रू रन होती है, वो होती है रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू वो वर्क करती है। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, इन्हें कौन इलेक्ट करता है? इन्हें पीपल ऑफ इंडिया या सिटीज़न ऑफ इंडिया इन्हें इलेक्ट करते हैं। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री रूल होता है, जो पार्लियामेंट्री गवर्नेंस होती है, उसको हम गवर्नेंस ऑफ द पीपल भी कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ पावर्स। ये डिवीजन ऑफ पावर्स किसके बीच है और किसने इसको ऐसा किया? लेट्स फाइंड। डिवीजन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट। यहाँ स्टेट का मतलब गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कौन रन करता है? वो गवर्नमेंट रन करती है। तो दैट इज़ द 3 पार्ट्स ऑफ द स्टेट, दैट इज़ द 3 पार्ट ऑफ द government, which are legislature, executive and judiciary. So there are 3 parts of the state, which is legislature, executive and judiciary. The legislature consists of representatives elected by the public. जो legislature होता है ना, उसमें रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि पब्लिक ने इलेक्ट किए होते हैं। दोज
हु मेक द लॉ, और उसमें वो लॉ मेकिंग करते हैं, यानी लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ मेकिंग करना। सेकेंड पार्ट इज द एग्जीक्यूटिव। द एग्जीक्यूटिव लुक्स आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। तो जो उनका काम क्या होता है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको इम्प्लीमेंट कराना और गवर्नमेंट को स्मूथली रन करना। एंड द थर्ड पार्ट इज द जुडिशरी। द जुडिशरी लुक्स आफ्टर द सिस्टम ऑफ जस्टिस, यानी जो जस्टिस को देखने का काम करती है उस पार्ट को हम जुडिशरी कहते हैं। इट्स फंक्शन इज टू इंटरप्रेट द लॉ करेक्टली, यानी इसका काम क्या होता है, लॉ को सही ढंग से इंटरप्रेट करना। इंटरप्रेट का मतलब उसकी व्याख्या करना, उसका अर्थ बताना। ये पावर सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी के पास है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर by any branch of the state, a provision has been made that the powers of all these organs will be different from each other. तो देखिए, ताकि इनमें से कोई भी ब्रांच, कोई भी पार्ट अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे, तो इसके लिए एक ऐसा प्रोविज़न किया गया है कि इन सभी की पावर्स को एक दूसरे से डिफरेंट रखा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस शेयरिंग ऑफ पावर्स, ईच लिम्ब रेस्ट ऑन द अदर लिम्ब, and thus there is a balance of power between the three limbs। और इसी बेसिस के आधार पर जो शेयरिंग ऑफ पावर्स की गई है, इसी बेसिस के आधार पर हर पार्ट दूसरे पार्ट पर कंट्रोल रखता है और इसी तरह से ये इन तीनों के बीच बैलेंस ऑफ पावर भी बना रहता है। तो दीज आर द टॉपिक ऑफ वर्कशीट। नाउ टाइम फॉर एक्टिविटी। सो लेट्स डू एन एक्टिविटी। Match the column. Here are two columns given, column A and column B. You should match column A with column B. तो देखिए इसमें क्या दे रखा है कि सबसे पहला जो दे रखा है वो है मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया। वो क्या होती है, मिनिमम एज क्या होती है वोटिंग देने की, 18 ईयर्स। उसके बाद है इलेक्टेड बाय द पीपल। कौन होते हैं वो लोग जो जिन्हें पीपल इलेक्ट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद है स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल। उसके बाद लॉ मेकिंग एजेंसी कौन होती है, अभी अभी हमने समझा है, वो होती है लेजिस्लेचर। एंड लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी, लॉ एनफोर्सिंग का मतलब होता है लॉ को इम्प्लीमेंट कराना, विच इज executive। And the last one is the agency which interprets the law and give justice, judiciary। देखा कितनी easily ये हो गया। Now we'll move on our question answers section। Now the question number 1 is, what do you understand by universal suffrage? The answer is, universal suffrage means the public has the right to choose a representative for himself or for themselves without any discrimination, and representatives are accountable to the public। Now the second question is, parliamentary system of governance is the system of public governance. How? So my suggestion is, in the parliamentary system of governance, governance is carried out through representatives, and in the election of these representatives all the people of the country have a direct role, and the representatives are also accountable to the people. In this way we can say that the system of parliamentary governance is the system of governance of the people। Now the question number 3 is, what are the main parts of the state? What is their importance? The answer is, the main 3 parts of the state are legislature, executive and judiciary। All 3 of these organs are very important in the administration of the state. Due to these 3 organs, the administration of the state runs smoothly। Now the last question, question number 4 is, explain sharing of power। The sharing of power means that the 3 parts of the states are the legislature which formulates the law, the executive which deals the enforcement of the law and the governance, and the judiciary which does justice and the correct interpretation of the law। The powers are divided by the constitution between them।
To prevent misuse of powers by any part of the state, the powers of all these organs are different from each other. On the basis of this kind of sharing of power, each limb rests on the other limb and this keeps the balance of power between the three limbs, जिसे मैंने आपको अभी ऊपर बहुत अच्छे से समझाया है. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह इजी वे में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए. और अगर आपको कोविड से बचना है तो मास्क जरूर पहन के रखिए, अपने हाथों को रेगुलरली साबुन से और पानी से वॉश करते रहिए, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.